प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने फॉसिल्स यूजेज एंड इम्पोर्टेंस टॉपिक्स पर जो 3 भाग में आपको वीडियो शेयर किए, उसमें जीवाश्मों के उपयोग और महत्वता के बारे में चर्चा की और उसमें 3 भाग में हमने कालानुक्रम, महत्व, स्तरीय सहसंबंध, प्राणी भूगोल, प्राणी समूह, प्रवास, पुरातन वातावरण और पूरा भूगोल, पूरा जलवायु और प्राचीन जीवन अभिलेख, इन 6 बिंदुओं पर जीवाश्म किस प्रकार से महत्व दर्शाते हैं, उन पर हमने चर्चा की। पिछले व्याख्यान में भाग 3 में हम विकासी महत्व यानी इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस, जो 7वां बिंदु है, उस पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा में हमने जीवाश्मों के रिकॉर्ड से किस प्रकार हम कंप्लीट रिकॉर्ड से किसी एक विशेष प्रजाति के एक सीमित समय में जीवाश्मी विकास में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जो कई बार हमको ये एक कन्फ्यूजन पैदा कर देती है कि ये अलग अलग जातियों से हो सकते हैं ये जीव, वो उनके कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि नहीं, ये एक ही जाति के जीवाश्म हैं जो एक छोटी सी अवधि में अपनी विभिन्नताओं को लेते हुए चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमने स्लोवानिया की प्लायोसीन रॉक्स में विविपेरस के जीवाश्मों पर चर्चा करते हुए आपको ये समझाने का प्रयास किया था। उसी क्रम में यदि हम टर्सरी इरा के यानी तृतीय महाकल्प के स्तनपायी प्राणियों के वातावरण और जलवायु के क्रमिक विकासी परिवर्तन को समझना चाहते हैं, तो उस संदर्भ में भी जब हम विकासी महत्व की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें घोड़ा यानी हॉर्स जो है वो भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में यहाँ आपके साथ में उस पर चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, आदि नूतन यानी इयोसीन काल के जो रॉक बेड्स हैं, उनमें आधुनिक जो घोड़ा है उनके पूर्वजों के जीवाश्म सर्वप्रथम पाए गए। यदि हम घोड़े के एवोल्यूशन को यानी हॉर्स के एवोल्यूशन को समझें फॉसिल्स की मदद से, तो फॉसिल्स जो हॉर्स के पुराने चट्टानों से मिलते हैं उनका क्रमबद्ध अगर हम ज्ञान करें तो इन जीवाश्मों में जो घोड़े हैं उनके प्रारंभ के जीवाश्मों में 5 अंगुलियां यानी 5 पांव में अंगुलियां वाले जीवाश्म मिलते हैं, परंतु बाद के संस्करणों में इनकी पदांगुलियों की संख्या 5 से घटकर 4, 4 से फिर 3, फिर 2 और आज अंत में घटकर अति नूतन शैलों के जीवाश्मों में अगर जब हम घोड़े के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो उसमें केवल 1 पदांगुली मिलती है। तो ये इस प्रकार का जो परिवर्तन है, ये हम जीवाश्मों के कंप्लीट रिकॉर्ड से किसी एक प्राणी के विकास की जो उसमें परिवर्तन हुए हैं उसका अध्ययन इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस के रेफरेंस में प्राप्त कर सकते हैं। पदांगुली की संख्या के परिवर्तनों के साथ साथ घोड़े के साइज और उसकी दांतों की संख्या में भी जो परिवर्तन हुए वो हम जीवाश्मों की सहायता से समझ सकते हैं। इस प्रकार जीवाश्मों के महत्व और उपयोग के संदर्भ में हमने देखा कि किसी भी जाति के, किसी भी जीव के विकासी महत्व को अगर हमको समझना है तो उसके पूरे फॉसिल रिकॉर्ड्स को हमें क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग डिफरेंट इराज की चट्टानों में पाए जाने वाले कंप्लीट रिकॉर्ड की मदद से हम उसको जो विकासी महत्व है उसमें समझने में सफल हो सकते हैं। इसी तरह से
अब हम जीवाश्मों के महत्व और उपयोग के बारे में जो 8 बिंदुओं से हमने चर्चा शुरू में की थी, उसके अंतिम पड़ाव यानी अंतिम बिंदु वर्गीकरण पर आते हैं। साधारणतया प्राणियों का वर्गीकरण उनके बाह्य लक्षणों अर्थात आकाराकी यानी मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है, परंतु विकासी प्रतिरूप और विकासी सिद्धांतों के अनुसार केवल बाह्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण वैज्ञानिक कसौटी पर पूर्ण रूपेण खरा नहीं उतर सकता। बाह्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उदाहरण के रूप पर अगर होम्योमॉर्फिज्म की हम चर्चा करें यानी समरूपता के अनुसार विकसित प्राणियों के बाह्य गुण इतने अधिक समान होते हैं कि केवल उनके आधार पर इन प्राणियों का क्लासिफिकेशन करना असंभव होता है। ऐसी स्थिति में समरूपी यानी हेमियोमॉर्फ्स जातियों के जो यथार्थ में 2 विभिन्न जातियों से विकसित हुई है, एक ही संघ या वर्ग में या किसी इकाई में अंतर्गत एक ही यूनिट में वर्गीकृत किए जाने की भूल हो सकती है। इस प्रकार की भूल समाभिरूपता तथा अपसरण इत्यादि विकासी प्रवृत्ति वाले प्राणियों के वर्गीकरण में भी हो सकती है। अर्थात प्राणियों के आदर्श और शुद्ध वर्गीकरण के लिए उनकी बाह्य मॉर्फोलॉजी ही नहीं, उत्पत्ति का पूरा विषय ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्राणियों की जातियों का उत्पत्ति विषय ज्ञान उनके विकासी इतिहास पर निर्भर करता है, जो बहुत कुछ हम जीवाश्मों के अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः जीवाश्म और उनके विकास संबंधी महत्व का वर्णन करने से प्राणियों के वर्गीकरण के लिए उनकी उत्पत्ति और विकास के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है और जीवाश्म इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः जूलॉजी या बॉटनी में जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर हम फॉसिल्स की इम्पोर्टेंस को समझें तो वो यहाँ स्पष्ट है कि केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर नहीं, उनकी उत्पत्ति के आधार पर अगर हमको वर्गीकरण करना है तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमें फॉसिल्स प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जीवाश्म है वो किस प्रकार 8 विभिन्न बिंदुओं में अपनी महत्वता दर्शाते हैं। वापस एक बार उन 8 बिंदुओं को आपके साथ साझा करते हुए इस टॉपिक को समापन की ओर ले जाएंगे। फॉसिल्स के जो महत्व और उपयोगिता के महत्वपूर्ण 8 बिंदु हैं वो हैं कालानुक्रम महत्व में इनकी उपयोगिता, स्तरीय सहसंबंध ज्ञात करने में जीवाश्मों की उपयोगिता, प्राणी भूगोल और प्राणी समूह प्रवास के अध्ययन में जीवाश्मों की उपयोगिता, पुरातन वातावरण और पूरा भूगोल के अध्ययन में जीवाश्म किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पूरा जलवायु को समझने में जीवाश्मों की उपयोगिता को हमने देखा, प्राचीन जीवन अभिलेख जो रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट लाइफ है उसमें सीधा सीधा केवल हमारे पास जीवाश्म ही उसके प्रमाण होते हैं। इसके अलावा विकासी महत्व और वर्गीकरण, इन दोनों में यानी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन में जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये एक बहुत ब्राइट एस्पेक्ट है पैलेंटोलॉजी का, तो किस प्रकार जीवाश्म जो है डिफरेंट डोमेन्स में अपनी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के इस दौर में जब वैक्सीनेशन का पहला चरण हमारे देश में चल रहा है, इसकी दवाई नहीं जब तक किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी अभी भी है बहुत ज़रूरी, मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अभी 3rd ईयर और बीएससी 3rd ईयर और एमएससी फाइनल के विद्यार्थियों के लिए क्लास ओपन करने के आदेश सरकार द्वारा किए गए हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए अभी स्टडी एट होम करना है और उसी उद्देश्य से ई प्लेटफॉर्म्स पर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर हम विभिन्न विषयों और टॉपिक्स पर जो आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार देखें, सुने, समझें और पढ़ें और घर बैठे अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें।